हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपको ये कंफ्यूजन है कि मुझे सर्जरी करानी चाहिए, मेरा मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट, आज आपको एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी की आखिर रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। यदि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यानी कि आपको इंजेक्शन तक लेने पड़ रहे हैं, गोली दवाई से आराम नहीं पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतना दर्द झेलने की आपको जरूरत नहीं है। सर्जरी से एंडोमेट्रियोसिस का इलाज 100% संभव है। दूसरा, यदि आपको इनफर्टिलिटी है, यानी कि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप बहुत साल से ट्राई कर रही हैं, तो धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, अंडों की संख्या कम होती जाएगी और आगे जाके आपकी फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भी आपको डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, उनसे बच्चा नहीं लगता है। इसलिए यदि आपको फर्टिलिटी प्लान करनी है, यानी कि बच्चे चाहिए, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी ही प्लान करनी पड़ेगी। तीसरा कारण, यदि आपको बहुत बड़ी कोई गांठ बन गई है, जैसे कि चॉकलेट सिस्ट है जो 7-8 सेंटीमीटर या 9-10 सेंटीमीटर की बन गई है, तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये गांठ कभी भी फट सकती है, कभी भी ट्विस्ट हो सकती है और कभी भी आपको तकलीफ दे सकती है। और जब ये गांठ फट जाती है तो पूरा चॉकलेट बच्चेदानी के अंदर, बच्चेदानी के आसपास के एरिया में और पेट के अंदर फैल जाता है, जिससे कि आंतें वगैरह सब आपस में चिपक जाती है और बहुत बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। चौथा, यदि आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर कई बार यूट्रस के अंदर खून के थक्के जमा हो जाते हैं, जिसे कि हम लोग एडिनोमायोसिस के नाम से जानते हैं। और यदि आपको बहुत बड़ा एडिनोमायोसिस है या यूट्रस का साइज काफी बड़ा हो गया है, तो हो सकता है कि उसमें आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़े। उसमें कुछ लोग मेडिसिन भी ट्राई कर लेते हैं और कई बार मेडिसिन से कई बार बेनिफिट भी हो जाता है। बट यदि आपको मेडिसिन के बाद फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके साथ ही साथ कई बार जो एंडोमेट्रियोसिस की नोड्यूल्स हैं, वो रेक्टम के अंदर यानी लैट्रिन की थैली के अंदर घुस जाती हैं और रेक्टल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और आंतों को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लेती हैं। कई बार ऐसी स्थिति में आंतों का वो हिस्सा काटकर निकालना पड़ता है, जिसे कि रिसेक्शन एनास्टोमोसिस कहा जाता है। यदि रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस है या कोलन एंडोमेट्रियोसिस है या स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी छोटी आंत का एंडोमेट्रियोसिस है, तो भी ऑपरेशन ही एक इलाज बचता है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस जो पेशाब की नली होती है, यूरेटर होती है, उसको पूरी तरीके से एंगल्फ कर लेती है, यानी कि उसको पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेती है और उसको जकड़ लेती है। और ऐसी स्थिति में यूरिन का आना बंद हो जाता है, यानी किडनी से ब्लैडर तक यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता है और किडनी डैमेज होने का खतरा होता है। और कई बार तो हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जब यूरेटर के डैमेज की वजह से किडनी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, साइलेंट किडनी का डेथ हो गया और हमें पता भी नहीं चला है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत ऑपरेशन करवाना चाहिए, जिससे कि आपकी किडनी को बचाया जा सके। कई बार एंडोमेट्रियोसिस की नोड्यूल पेशाब की थैली में यानी ब्लैडर के अंदर भी बन जाती है और ऐसी स्थिति में आपको हिमैचूरिया यानी कि पेशाब के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जब महीना आता है तब ज्यादा ब्लीडिंग होती है और यूरिन के अंदर ब्लीडिंग शुरू होती है। इसको ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। और ऐसे स्थिति में ब्लैडर नोड्यूल को एक्सरसाइज करके निकाला जाता है और ब्लैडर को वापस से रिपेयर किया जाता है। तो ये बहुत सारी स्थितियां ऐसी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही इलाज हो सकता है। यानी कि यदि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, डीप एंडोमेट्रियोसिस है, रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस है, ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस है, यूरिट्रिक एंडोमेट्रियोसिस है या इंटेस्टिनल एंडोमेट्रियोसिस है, या आपको फर्टिलिटी चाहिए, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी है, बच्चे प्लान करने हैं, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी ही इलाज दे सकती है, यानी कि सर्जरी से ही आपका इलाज हो सकता है। इन सभी स्थितियों में कहीं पे भी मेडिसिन का कोई रोल नहीं बनता है। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग है और एडिनोमायोसिस है, तो उसमें आप जरूर मेडिसिन ट्राई कर सकती हैं। उसमें एक कॉपर टी जैसी डिवाइस आती है, जिसमें कि हार्मोन लोडेड डिवाइस होती है, इसको इंट्रायूटेराइन डिवाइस बोलते हैं। वो बच्चेदानी के अंदर फिट कर दिया जाता है, तो उससे कई बार हैवी ब्लीडिंग में फायदा पड़ जाता है। बट यदि वो भी अगर निकल जाती है, टिकती नहीं है, तो उसमें भी फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट आ जाती है। और जब सर्जरी की बात आती है तो ओपन सर्जरी बिल्कुल नहीं करवाएं। आजकल 3D टेक्निक से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है और 3D के अंदर हमें 3D विजन दिखता है, यानी कि हाइट, विड्थ और डेप्थ सारी चीजें दिखती है। जैसे कि आपने 3D मूवी देखी होगी, तो आपने 2D और 3D की मूवी के अंदर आपको डिफरेंस पता होगा। उसी तरीके से यदि आप 3D में सर्जरी करवाती हैं, तो आपके सर्जरी का प्रिसीजन काफी अच्छा बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन को और आसपास के एरिया को डैमेज नहीं होता है और बीमारी पूरी तरीके से बारीकी से निकाल दी जाती है, जिससे कि रिकरेंस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो पहली सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस की हमेशा अच्छी सर्जरी होनी चाहिए, डिटेल सर्जरी होनी चाहिए और हमेशा एक्सपर्ट से
से ही सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट के पास, क्योंकि यदि आप किसी ऐसे इंसान के पास सर्जरी कराते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट नहीं है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करने की आदत नहीं है, तो हमने काफ़ी ऑपरेशन ऐसे हम रोज करते हैं जो कि पहले कहीं बाहर ऑपरेशन हो जाता है, पेट खोल देते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद भी सर्जरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, फिर रीडू सर्जरीज करनी पड़ती हैं। और यदि आपने किसी ने सर्जरी कर भी दी और पूरी तरीके से कंप्लीट सर्जरी नहीं की, तो आपको साल 6 महीने के बाद ही दोबारा सर्जरी करवाने आना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपका पैसा भी खराब जाता है, आपका टाइम भी खराब जाता है और आपकी सफरिंग भी बढ़ जाती है। तो हमेशा जब भी सर्जरी करवाएं 3D लेप्रोस्कोपी से कराएं और एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट के पास ही सर्जरी कराएं। हमें भी बहुत सालों से हम लोग सर्जरी कर रहे हैं और 3D के अंदर सर्जरी कर रहे हैं। यदि आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो डेफिनेटली आप एक बार हमारे कस्टमर केयर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।